जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं देयर आर टू सेंटेंसेस, आपके दो सेंटेंसेस लगे हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, आई बिकम प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर इफ मिस हो रहा है, यहाँ पर इफ ओके। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, यू कैन सी हियर इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर I will root out corruption. If I become prime minister, I will root out corruption said by a candidate in an election. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, if I became prime minister, I'd का मतलब क्या होता है, I would root out corruption। और ये स्टेटमेंट जो है said by a school boy। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, now you have to think about it। इसके बारे में आपको सोचना है। Students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन पर। इससे पहले कि आपको पता है कि I taught you the first condition, मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन पढ़ाया है। तो देखिए, अगर आपको सेकंड कंडीशन को समझना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन को बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा। मान लिया जाए कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसने फर्स्ट कंडीशन को नहीं पढ़ा है, तो मेरी एडवाइस उससे ये है कि वो पहले फ़र्स्ट कंडीशन को पढ़ ले। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको फ़र्स्ट कंडीशन का एक वीडियो मिलेगा। जब आप पूरा उसको देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको सेकंड कंडीशन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव टू टेक द सेकंड कंडीशन, हमें सेकंड कंडीशन को लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके दो सेंटेंसेस लगे हुए हैं। इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर, आइल का मतलब क्या होता है, आई विल या आई शैल, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट कंडीशन पर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर आई विल रूट आउट करप्शन। और एक सेंटेंस में क्या लिखा है, इफ़ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर आइड मतलब आई वुड रूट आउट करप्शन। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बिकम। तो बिकम किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। यहाँ पर ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है हमारा। शॉर्ट में आप समझ लें, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और यहाँ पर क्या है, बिकेम। तो बिकेम क्या है, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वर्ब की हमारी क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और दूसरे पार्ट में मतलब दूसरे क्लॉज में, जिसको मेन क्लॉज कहा गया है, अच्छा उसमें क्या लगा हुआ, आइल का मतलब या तो आप समझ सकते हैं आई विल, या तो आप समझ सकते हैं आई शैल। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आइट का मतलब क्या है, आई वुड। तो ये डिफरेंसेस आपको नज़र आए होंगे। और बाकी तो हर एक चीज़ इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसी ही है। तो इन दोनों में मीनिंग का क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट कंडीशन है जिसको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। और ये हमारा क्या है, इट इज़ सेकेंड कंडीशन। ये हमारी क्या है, सेकेंड कंडीशन है। तो देखिए अब दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर आई विल रूट आउट करप्शन। यहाँ पर कोई कह रहा है यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा तो आई विल रूट आउट करप्शन। रूट आउट करने का मतलब यू नो टू फिनिश, टू एराडिकेट, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, करप्शन। तो मैं करप्शन को पूरी तरीके से क्या करूँगा, ख़त्म कर दूँगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया, सेड बाय अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। एक कैंडिडेट के द्वारा बोला गया। मान लिया जाए कोई इलेक्शन है, उसमें कोई कैंडिडेट है तो वो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मे भी हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत जाए या उसकी पार्टी जीत जाए और इस तरीके से वो क्या बन जाए, पीएम, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कंडीशन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबल कंडीशन। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल का मतलब जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, काम की ज़्यादा है। अब दूसरे सेंटेंस में क्या है, इफ़ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई बिकेम प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, आइड रूट आउट करप्शन, तो मैं करप्शन को
ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना बहुत कम है। एक तरीके से आप कह सकते हैं नील पॉसिबिलिटी, मतलब ना के बराबर संभावना है। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया, बाय अ स्कूल बॉय। हो सकता है कि कोई स्कूल बॉय, अभी ही इज़ अ चाइल्ड और सी इज़ अ चाइल्ड, तो हो सकता है मे बी वो फ्यूचर में पीएम बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चांसेस, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है और सेकंड कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आज हम लोग सेकंड कंडीशन के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि सेकंड कंडीशन में किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि जब हमारी तीनों कंडीशन हो जाएंगी, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, सेकंड कंडीशन आज हो जाएगी और उसके बाद थर्ड कंडीशन, फिर उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आ चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेकंड कंडीशन। हम लोग बात करते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, तो सेकंड कंडीशन में जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है, एक तरीके की लेस पॉसिबिलिटी होती है, मतलब संभावना क्या होती है, कम होती है। या तो आप कह सकते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। वो किस पर बेस्ड होता है, हमारा इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, कल्पना पर बेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग पड़ी हुई है सेकंड कंडीशन, तो इसी को हम लोग आज डिटेल से बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, एक तरीके के कह सकते हैं लेस पॉसिबिलिटी, या इसी बात को आप बोल सकते हैं इम्प्रोबेबल। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन का क्या नाम दिया गया था, प्रोबेबल, और इसका नाम क्या है, इम्प्रोबेबल। तो इम्प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, तो इम्प्रोबेबल मीन्स होता है कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रोबेबल। तो सेकंड कंडीशन में हमारा क्या होता है, इम्प्रोबेबल, मतलब संभावना कम होती है। या एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें एक तरीके की क्या होती है, इमेजिनेशन होती है, मतलब एक तरीके की कल्पना होती है। जैसे कि आप लोग भी इमेजिन करते होंगे किसी चीज़ के लिए, तो इमेजिनेशन जो होती है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी ही क्या होती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। अब कोई इंसान ये इमेजिन कर रहा है कि काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक साइंटिस्ट होता, तो ये किस स्टेज पर आकर वो बोल रहा है, वो ऐसी स्टेज पर ये सारी बातें बोल रहा है जहाँ से उसके चांसेस जो हैं वो नील हैं, लगभग ना के बराबर हैं। तो सेकंड कंडीशन, इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड कंडीशन, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इम्प्रोबेबल, या आप बोल सकते हैं इमेजिनेशन, मतलब वो कल्पना पर बेस्ड होता है। तो देखिए सेकंड कंडीशन में जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है, इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट कंडीशन में। इफ़ क्लॉज, जो हमारा इफ़ क्लॉज होता है वो पास्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। या तो आपको वर्ड दिखाई पड़ेगा, या तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, हैड। राइट, ये तीनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या दिखाई पड़ेगा, या तो वो दिखाई पड़ेगा, वह, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या तो हैड दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी होता है, क्या वर्ड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा? नो, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, वेदर इट इज़ सिंगुलर और इट में बी प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ड सभी के साथ लगेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें हैड, तो हैड भी सभी के साथ लगेगा। ये जो हैड है ना, ये हैड का सेंस यहाँ पर रखने से है, मतलब ऐसा नहीं है कि हैड के बाद आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। हैड का सेंस यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ रखने से। जैसे किसी ने कहा आई हैड अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर था। ओके, तो इफ़ क्लॉज किस में रहेगा, पास्ट टेंस, सॉल्व होगा पास्ट टेंस में। और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, वर्ड दिखाई पड़ेंगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या
हैड दिखाई पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसका अर्थ जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो पास्ट में होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सेंटेंस भले ही वो पास्ट में लिखा हो, लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी या तो वो प्रेजेंट में होगी या तो वो फ्यूचर में होगी। समझिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे सेकंड फॉर्म लगा है, वर्ड लगा है, हैड लगा है, डेफिनेटली इसकी मीनिंग हमें किस में निकालना होगा, पास्ट टेंस में। नो, दैट इज़ इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, गलत। तो मीनिंग जो होगी वो हमारी कहाँ पर होगी, प्रेजेंट या पास्ट में होगी। तो देखिए, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जंक्टिव। एक टॉपिक होता है सब्जंक्टिव, तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, सब्जंक्टिव मोड। ये एक टॉपिक का नाम है और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कहीं पर भी कोई सेंटेंस है, अगर वो सेकंड फॉर्म को लिया है या वर को लिया है या हैड को लिया है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है या तो प्रेजेंट या फ्यूचर में निकल रही है, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सब्जंक्टिव मोड। अगर हम सब्जंक्टिव मोड की बात करें तो एक तरीके से वो अनरियल होता है। अनरियल मतलब उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती, कोई वास्तविकता नहीं होती। दैट इज़ अनरियल, वो अवास्तविक होता है। एक तरीके से वो क्या होता है, बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, वो हमारा इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या क्या मिलेगा, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल मतलब जिसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, या इसी चीज़ को आप नाम दे सकते हैं इमेजिनेशन। और इसमें इफ़ क्लॉज में क्या लगा रहेगा, पास्ट टेंस, लेकिन मीनिंग आपकी किस में रहेगी, या तो प्रेजेंट में रहेगी या तो फ्यूचर में रहेगी। क्या क्या चीज़ लगेगा, वर्ड, सेकेंड फॉर्म, हैड, और इसका रिलेशन कोई सिंगुलर और प्लूरल से बिल्कुल नहीं रहेगा। और इसी चीज़ को नाम दिया जाता है सब्जंक्टिव मोड। इसको याद रखिएगा। कोई मान लिया जाए किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ सब्जंक्टिव मोड, तो आपको बस सिंपली ये बोलना होगा कि सेकेंड फॉर्म लगी हो, हैड यूज़ किया गया हो या वर यूज़ किया गया हो, लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जंक्टिव मोड बोलते हैं। तो चलिए, अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारा दूसरा क्लॉज आएगा, जो हमारा मेन क्लॉज आएगा, यहाँ पर आपका क्या लिखा होगा, मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में आपको क्या लेना होगा, वुड। क्या यूज़ करना होगा, वुड यूज़ करना होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं शुड का भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ग्रामेरियन हैं जो वुड का भी यूज़ करते हैं, शुड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो वुड दिखाई पड़ता है। अगर मान लिया जाए इन सब चीज़ के बारे में अगर आप परेशान हैं, तो इसका आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करें। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे आर्ट। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वुड लगा है या शुड लगा है, जिसको जो समझना है समझे। यहाँ पर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। वैसे ज़्यादातर मोस्टली जो है आप वुड का ही यूज़ करेंगे। बहुत ही रेयर कंडीशन में शुड भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली वुड का यूज़ होता है। तो जो सेकंड कंडीशन, उसमें कैसा उसका स्ट्रक्चर, इफ़ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, उसके पैटर्न की बात करें, तो इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस और दूसरे क्लॉज में क्या होगा, वुड या शुड। और वुड या शुड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो चलिए कुछ इस पर एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट कंडीशन को स्टडी करना है। जब आप फर्स्ट कंडीशन को अच्छे से स्टडी करे रहेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि सेकंड कंडीशन में किस तरीके के एग्जांपल आपको मिलते हैं। सारी चीज़ हटा दिया जाए। ओके, तो एग्जाम्पल पहला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, इफ आई नो
हिज एड्रेस, ये हमारा एक सेंटेंस है। इफ़ आई नो हिज एड्रेस, अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये पास्ट में है। इसका मतलब ये नहीं निकालिएगा कि यदि मैं उसका एड्रेस जानता था, डोंट से लाइक दिस। इसका मतलब ये है यदि मैं उसके एड्रेस को जानता, मतलब मीनिंग या तो प्रेजेंट में होगी या तो फ्यूचर में होगी। इफ़ आई नो हिज एड्रेस I'd meet him। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई वुड। मोस्टली आपको वुड ही यूज़ करना है, या आप चाहें तो शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस आईड मीट हिम, इसका मतलब आप उसके एड्रेस को नहीं जानते हैं। यू आर जस्ट इमेजिनिंग, आप क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं। व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस, जब हम किसी स्थिति को इस तरीके से इमेजिन करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस, राइट। तो यहाँ पर क्या है? इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, यदि मैं उसके एड्रेस को जानता तो आइड मीट हिम, तो मैं उससे मिलता। तो इसका मतलब लेस पॉसिबिलिटी। ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड इमेजिनेशन। बस एक तरीके से ये कल्पना पर बेस्ड है। देयर इज़ नो रियलिटी इन इट, इसके अंदर कोई भी रियलिटी नहीं है। चलिए अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इफ़ आई हैड, सपोज इफ़ आई हैड अ मैप। अब यहाँ पर देखा हैड यूज़ किया गया और उसके बाद क्या है? मैप। अब मैप क्या है हमारा? इट इज़ योर ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस कब बनता है? जब हैड के बाद कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। हैड गॉन या हैड मेट, इस तरीके से जब चीज़ें मिलती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो हमेशा कौन सा टेंस माना जाता है? दैट इज़ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो इफ़ आई हैड अ मैप, अब कोई ये इमेजिन कर रहा है। इफ़ आई हैड, सपोज आपके पास मैप नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं? इफ़ आई हैड अ मैप, यदि मेरे पास मैप होता, तो उसके बाद क्या लिखा है? I'd give it to you। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ़ आई हैड अ मैप, काश मेरे पास एक मैप होता, यदि मेरे पास एक मैप होता, I'd give it to you, तो मैं इसे आपको दे देता। तो यहाँ पर देयर इज़ नो रियलिटी, इसका मतलब उसके पास मैप नहीं है, वो केवल क्या कर रहा है? ही इज़ जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन। वो सिचुएशन को क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। चलिए और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है आपका इफ़ समवन, दिस इज कॉल्ड इफ क्लॉज। इफ समवन ट्राइड, if someone tried to blackmail him, he would। चलिए इस बार पूरा लिख दिया जाए, या तो आप चाहते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। if someone tried to blackmail him, if someone tried to blackmail him, he would tell, या he would inform, he would tell the police, he would tell the police। अब समझिए इसको, try to understand। if someone tried to blackmail him, अब इसका मतलब पास्ट में नहीं निकालना है। if someone tried to blackmail him, यदि उसे कोई ब्लैकमेल करता है, he would tell the police, वो पुलिस को बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिचुएशन तो ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यू आर जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन, आप केवल इस स्थिति को इमेजिन कर रहे हैं। जब किसी चीज़ को इमेजिन किया जाता है तब सेकेंड कंडीशन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ लें। इफ़ आई न्यू हिज एड्रेस, मैं उसके एड्रेस को जानता नहीं हूँ लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ। यदि मैं उसके एड्रेस को जानता, आइड मीट हिम, तो मैं उससे मिलता। सेकेंड एग्जाम्पल क्या, इफ़ आई हैड अ मैप, अब उसके पास मैप नहीं है, वो केवल इमेजिन कर रहा है, काश मेरे पास एक मैप होता।
आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें इसे दे देता। अब यहाँ पर क्या लिखा, इफ़ समवन ट्राई टू ब्लैकमेल हिम, यदि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन है नहीं है, कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, केवल इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, केवल ये इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ही वुड टेल द पुलिस, वो पुलिस को क्या करेगा, बताएगा। चलिए और सेंटेंसेस लेते हैं, वर्ब पर भी ले लेते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन पर वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस काफ़ी आ चुके हैं, तो देखिए अब वर्ड पर क्या होता है कि वर्ड राइट, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस है, फोर्थ वन, इफ आई वो ही। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ आई वो ही, काश मैं वो होता, मतलब यू आर जस्ट इमेजिनिंग द सिचुएशन, आप केवल सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि वो के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस में, उसको ऑब्जेक्टिव केस में आपको नहीं लेना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है, हिम नहीं यूज़ करना है, आपको क्या यूज़ करना होगा, ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ आई वर ही, यू आर जस्ट इमेजिनिंग, पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल आप इमेजिन कर रहे हो। इफ़ आई वर ही, काश मैं वो होता, यदि मैं वो होता, तो क्या करते आप, I'd accept her proposal, I'd accept her proposal, तो मैं उसके प्रपोज़ल को क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता। ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, देयर इज़ नो रियलिटी इन इट, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। इट इज़ बेस्ड ओनली ऑन इमेजिनेशन, केवल किस पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पर। अब इसमें आपको वर ही यूज़ करना है। मान लिया जाए किसी एग्जामिनेशन में वॉज मिल गया तो दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत माना जाएगा, वर का ही आपको यूज़ करना होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, इफ ही वर रिच। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। इफ़ ही वर रिच, यदि वो रिच होता, मतलब यदि वो अमीर होता, काश वो अमीर होता, यू आर जस्ट इमेजिनिंग। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अस, तो क्या करता, हम लोगों की हेल्प करता। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अस। अब इसमें एक पॉइंट आपको और दिमाग में रखना होगा, कभी कभी आप देखेंगे कि सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या हो जाता है, इफ हट जाता है, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, वर्ड का यूज़ करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में वर्ड जो है उसका अर्थ क्या निकलेगा, यदि। ऐसा नहीं है कि वर्ड का मतलब क्या आप मत निकालिएगा। अब इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वर ही रिच। इफ यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस, या तो आप सेंटेंस की शुरुआत इफ से कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विथ व, या तो आप सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से भी कर सकते हैं। और वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, यदि या काश। इफ़ ही वर रिच, और दूसरा सेंटेंस एकदम वैसे ही रहेगा, ही वुड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प अस। और लास्ट में हमारा क्या लगेगा, फुल स्टॉप। वी कैन नॉट यूज़ इंटरोगेशन मार्क, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है क्योंकि ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको सेकंड कंडीशन डेफिनेटली क्या हुई होगी, समझ में आ गई होगी। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो है, इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, केवल वो इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होती है, उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं होती है। और सेकंड कंडीशन में आपको तीन चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, या तो वर्ड लगा होगा, या तो हैड लगा होगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। थैंक्स अ लॉट।